नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे बच्चे और बचपन की सेकंड यूनिट है। यूनिट का नाम है आपका बचपन की संकल्पना। ये 10 अंक की यूनिट है। इस यूनिट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है आपके बाल अधिकार। तो बच्चों से संबंधित कौन कौन से अधिकार हैं, यहाँ से ये प्रश्न 101% एग्ज़ाम में आएगा साथियों। तो एक प्रश्न ये पक्का कर लीजिए आप लोग इस क्लास के अंदर। बाकी के आपके जो नोट्स हैं ना, वो सारे के सारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर डाल रखे हैं, आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जो वीडियोज़ है आपको मैं शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं आपको वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, इनको भी आप लोग देखते रहिए। आपको 2 प्रकार के कोर्सेज़ हैं। पहला है आपका गैस पेपर, ठीक है, जिसको हम मॉडल पेपर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है आपका यूनिट वाइज नोट्स। दोनों ही प्रकार के आपको अपॉइंटमेंट दिए गए हैं एप्लीकेशन पर। आप लोग कोई सा भी परचेज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी आप लोग दोनों प्रकार के नोट्सों में से ले सकते हैं और इनको आप लोग पढ़िए। आपको कोई भी सीरीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पढ़ने की, इनको पढ़ने के बाद में। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रमुख बाल अधिकारों की बात करेंगे इस वीडियो में। बच्चे किसी भी समाज के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। उनका सकारात्मक व नकारात्मक बचपन भविष्य में सामाजिक केंद्र बिंदु माना जाता है, पर यह तभी संभव है जब उन्हें कुछ बुनियादी अधिकार दिए जाते हैं। अब वो बुनियादी या मूल अधिकार कौन कौन से हैं जो बच्चों के लिए प्रदान किए गए हैं। पहला है जन्म लेने का अधिकार। बच्चे का माँ के गर्भ में आते ही यथासंभव जन्म लेने का अधिकार हो जाता है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि माँ की उचित देखभाल की जाए ताकि बच्चा गर्भ में पूर्ण रूपेण स्वस्थ रूप से विकसित हो सके। गर्भस्थ बच्चों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन और उसे कानून में एक अपराध माना गया है। भारतीय दंड संहिता धारा 312 गर्भपात को एक अपराधी मानती है। वन लाइनर में अगर पूछा जाएगा या ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है, गर्भपात कराने की धारा ध्यान रखें किस में दंडनीय अपराध माना गया है, धारा 12 के अंदर। धारा 313, 14, 15 और 16, इनमें ऐसे प्रावधान हैं जिनमें अजन्मे बच्चे की सुरक्षा की बात की गई है। दुर्भाग्यवश अजन्मे बच्चों की रक्षा हेतु बनाए गए कानूनों को गुप्त रूप से उल्लंघन किया जाता है। दूसरा जो अधिकार है वो है जीवित रहने का या संरक्षण पाने का अधिकार। माँ के गर्भ से दुनिया में अवतरित होने के पश्चात बच्चे का विकास और वृद्धि के लिए सभी प्रकार के संरक्षण का अधिकार चाहिए। सभी राज्यों को बच्चों की उत्तरजीविता के लिए किए जाने वाले उपायों व प्रयासों को प्राथमिकता प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चे की उत्तरजीविता व संरक्षण के अधिकारों की रक्षा की जा सके। तीसरा आपका अधिकार है शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। बच्चे के इस अधिकार को माता पिता, शिक्षक, समाज और सरकार ही पूरा कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने और स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार है। तो अनुच्छेद आपको याद रखना है, कौन सा आर्टिकल है, 21। जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल किया गया है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक मानव के रूप में जीवित रहने के लिए शिक्षा के महत्व पर भी बल दिया गया है। अगला जो हमारा अधिकार आएगा इसी में ही, शिक्षा के अंतर्गत ही बच्चों को पूर्व प्राथमिक मौखिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान और नैतिकता का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे ये 3 अधिकार हमारे हो गए बच्चों के संरक्षण के लिए। अब हम बात करते हैं आरटीई अधिकार, ठीक है। आरटीई अधिनियम 2009 की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है आरटीई अधिनियम 2009, सुनिएगा आप लोग। शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के अनुच्छेद 45 में, अब नोट करिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहीं से बनेंगे। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अनुच्छेद याद रखना 45 है। उम्र पूछे तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे, कक्षा पूछे तो 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चे। ध्यान रखें, 3 प्रश्न हो गए। इसी क्रम में संसद के द्वारा 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं इन बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा के अवसर
मुहैया कराने के लिए माता पिता का मूल कर्तव्य बनाने हेतु 86वां संशोधन अधिनियम 2002 भी पारित किया गया था। ध्यान रखें, किस संशोधन की बात की गई है? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। यहाँ से वन लाइनर प्रश्न बहुत बनते हैं साथियों। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज्यसभा में कब पारित किया गया था? 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया था। लोकसभा में कब पारित हुआ था? 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि यह अधिनियम पूरे देश में कब लागू किया गया था? आरटीई अधिनियम 2009 देश में कब लागू किया गया था? तो साथियों इसको 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। ध्यान रखें। और भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पूरे वर्ल्ड में 135वें नंबर का देश बन चुका है। अब एक प्रश्न आपको बनता है कि पूरे देश में इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। इसी में ही संशोधन करके आरटीई अधिनियम 2011 बनाया गया था। ध्यान रखें इसको आप लोग, अधिनियम 2011 बनाया गया था। और इसको कब लागू किया गया था साथियों? 1 अप्रैल, ध्यान रखें आप लोग, कब किया गया था? 1 अप्रैल 2011 में लागू किया गया था। नोट कर लें आप लोग दोनों चीज़ों को। आरटीई अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान भी हैं। स्थानीय प्राधिकारी बालक की शिक्षा के अधिकार की निगरानी करेगा, ये प्रावधान है उसमें। बालक को अधिकार के संबंध में शिकायतों को प्राधिकारी तक लिखित रूप में भी शिकायत कर सकेगा। स्थानीय प्राधिकारी संबंधित पक्षकारों को सुनने के लिए आवश्यक अवसर प्रदान करेगा और सुनने के बाद 3 माह में मामलों का निपटारा भी करेगा। यदि स्थानीय प्राधिकारी के निर्णय से कोई व्यक्ति दुखी है, संतुष्ट नहीं है, तो इस स्थिति में बाल अधिकार संरक्षण के लिए भी राज्य आयोग को अपील कर सकेगा। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों का अधिकार हो गया। अब बात करते हैं आरटीई अधिनियम में बच्चों के लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। बहुत अच्छा ये पॉइंट है, इसमें कई सारे प्रश्न बनते हैं और बदल बदल के प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं, छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। तो आप लोग इस पॉइंट को ज़रूर याद करके जाएं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत अच्छी यूनिट भी है। आप इन नोट्सों को एक बार पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में सीधा छप जाएगा। चलिए, अब बच्चों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं आरटीई अधिनियम 2009 में? कि बच्चों के लिए 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, ये पहली बात की गई है। निःशुल्क बालकों को भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का भी अधिकार होगा। जहाँ 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं, किसी भी बालक को किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, या किसी कारणवश प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो उससे पहले बच्चे को निकाल दिया जाए, तो उस कंडीशन में भी प्रावधान है कि 6 वर्ष की उम्र होते ही बच्चे को प्रवेश दिया जाए। कोई भी अगर बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाता तो यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा उस प्रिंसिपल के खिलाफ़ या उस हेड मास्टर के खिलाफ़। उसके लिए विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ऐसा कोई बालक जो 14 वर्ष की उम्र के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करने का भी हकदार रहेगा। इस कंडीशन में आप लोगों को ध्यान रखना है, किसी भी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था अगर नहीं है तो बालक किसी भी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण कर सकता है, अर्थात वो टीसी ले जाने का अधिकारी भी माना जाएगा। बालक को किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानांतरण कराने का भी क्या होगा? अधिकार होगा, यानी उसका टीसी बना के दिया जाएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसको। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय के क्या दायित्व हैं बच्चे के प्रति? ध्यान रखें इस पॉइंट को भी आप लोग। पहला दायित्व है कि विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन किया जाना चाहिए, ये विद्यालय के नियम है। पाठ्यक्रम संचालित करना और समय सीमा में पूरा करना, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य की निर्धारण करना, और यदि अतिरिक्त शिक्षण करवाना हो तो उसको भी उस पाठ्यक्रम में जोड़ना। माता पिता व अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें करके बालक के बारे में उपस्थिति में भी नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य और शिक्षण में की गई प्रगति अथवा अन्य जानकारियों को भी उनके अभिभावकों को अवगत कराना चाहिए। ये काम किसके हैं? सब विद्यालय के हैं।
टीचरों के हैं ये काम। अपने कर्तव्यों के पालन में कोताही होने पर या लापरवाही होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर भी दिया जाना चाहिए। कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा, ध्यान रखें, इसमें ये धारा लिखी हुई है, कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा, कोई भी सरकारी शिक्षक विद्यार्थियों से पैसा नहीं वसूलेगा प्राइवेट ट्यूशन करा के। आरटी अधिनियम के अंतर्गत माता पिता और संरक्षक के क्या दायित्व होते हैं? माता पिता के क्या दायित्व हैं? देखिए, आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए बालक को प्रवेश कराया जाए। अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले विद्यालय नहीं छोड़वाएंगे। बच्चे विद्यालय में सीखकर अच्छे स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इस बात की भी निगरानी रखेंगे कौन? माता पिता। विद्यालय को आवश्यकता होने पर भी उसमें मदद करेंगे और विद्यालय के नियमों का भी पालन करेंगे। अब एक बाल कल्याण समिति बनाई गई थी साथियों विद्यार्थियों के संरक्षण के लिए, बच्चों के संरक्षण के लिए। ये बाल कल्याण समिति क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2000 व संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 29 यानी 29 धारा में देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों की सुनवाई व निपटान हेतु अंतिम प्राधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति का बाध्यकारी प्रावधान किया गया। प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति बनाई गई। इस समिति में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और इन 5 व्यक्तियों में एक महिला का होना बहुत अनिवार्य है, जिसका चयन राज्य स्तरीय चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। इन सदस्यों का चयन कौन करता है? ध्यान रखना भाई, राज्य स्तर की चयन समिति करती है। अधिनियम की धारा 29 के सेक्शन 5 में उसके अनुसार यह समिति एक न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और उन्हें दंड प्रक्रिया या संहिता 1973 के अंतर्गत महानगरीय या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां उनको प्राप्त होती है। अधिनियम के इस प्रावधान की अनुपालना हेतु आईसीपीएस में प्रत्येक जिले की एक बाल कल्याण समिति की स्थापना और उनके कार्य के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय प्रावधान भी किया जाता है। अब बात करते हैं बाल श्रम की। देखिए, बाल श्रम भी बच्चों के संरक्षण से संबंधित है। तो बाल श्रम किसे कहेंगे? ऐसा कोई भी कार्य जिसमें बच्चों का शारीरिक, मानसिक या नैतिक रूप से शोषण होता है या उनको नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर उनकी शिक्षा बाधित होती है, तो उस कार्य को हम बाल श्रम कहेंगे। एक सामाजिक कुरीति है बाल श्रम। सन 1947 में देश के लोगों से बनी सरकार ने बच्चों की शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक कदम उठाए। यूनिसेफ के अनुमानों के अनुसार भारत में 5 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए करीब 12% बच्चों का शोषण जिन्हें बाल श्रम से संबंधित गतिविधियों में लगातार किया गया है। कितने प्रतिशत बच्चे? 12% बच्चे। बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, ध्यान रखना, ये नंबर पूछा गया है, एक बार प्रश्न आ चुका है। ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आपको अस्पतालों में भी लिखा हुआ मिलेगा, ये 1098, नोट कर लीजिए इसको आप, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद की जाती है। हमारे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो चाइल्ड हेल्पलाइंस 4 जगह पर संचालित हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर। ये 4 जगह पर चाइल्ड हेल्पलाइन संस्थान बने हुए हैं। बाल संरक्षण और बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा कैसे देंगे हम? देखिए, बाल संरक्षण के विभिन्न प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों का उनके पड़ोस के विद्यालय में दाखिला किया जाए। उनकी शिक्षा हेतु सभी अवसर प्रदान किए जाएं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो एवं उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाए। ये सभी उपाय बच्चों के विद्यालय अनुभव को सुखद बनाते हैं और प्राथमिक शिक्षा में उनकी निरंतरता को बढ़ावा देते हैं। अब बात करते हैं दत्तक ग्रहण कार्यक्रम। ये 1 लाइनर प्रश्न बन सकता है आपका। दत्तक ग्रहण कार्यक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वास्तविकता में माता पिता से स्थायी रूप से अलग हो चुका बच्चा दत्तक ग्रहण करने वाले के पास जाकर के वैध संतान बन जाता है। कहने का मतलब उसको जन्म देने वाले माता पिता तो कोई और होंगे और उनको गोद कोई और परिवार ले लेता है। तो गोद लेने की जो प्रक्रिया है, बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दत्तक ग्रहण कार्यक्रम कहलाता है। ध्यान रखें,
तो ये आप लोगों की यूनिट है। इसमें से आपको करीब 1-2 प्रश्न मिलेंगे इसी में से, इसी क्लास से। आप लोग इन नोट्सों को ज़रूर पढ़ें। पूरी तरीके से आप लोगों के लिए समर्पित है यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको निःशुल्क क्लासें मिलेंगी यूट्यूब पर। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो साथियों, सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड कराना हमारी बस की बात नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, आपको लिखती है, बनाती है नोट्सों को। इतनी सारे कंटेंट को बनाने में बहुत परेशानी होती है, तो कुछ ना कुछ तो मेहनत का बनता है हमारा। तो आप लोग जा करके खुराना क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर आप लोगों के लिए नाम मात्र का प्राइस देना है। 700-800 रुपये की सीरीज़ में पैसा खर्च करने के बजाय, 2000 पेज पढ़ने के बजाय आप इन नोट्सों को पढ़ेंगे। यूनिट वाइज भी पढ़ लें, साथ साथ आप लोग गैस पेपर के नोट्स भी पढ़ लें, आपको दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, गैस पेपर के नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, वो भी एकदम शानदार कंटेंट है, वो भी 129 रुपये में। उसके साथ में अगर मान के चलो आप यूनिट वाइज ये क्लास वाली पढ़ रहे हो, तो ये भी आपको 129 रुपये में। आप लोग दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चाहे आप एक को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ही कंटेंट बेस्ट हैं आप लोगों के लिए। और चलते रहिए लगातार, सब्सक्राइब करके रोज़ाना क्लास लेते रहें और नोट्सों को रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच।